Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover the third chapter of your economics book, that is Money and Credit. Now money and credit is a very interesting chapter if you try to understand it and then learn it, right? So सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आपकी बुक का सबसे पहला पेज जब आप खोलोगे तो उसमें there is a photograph of 3 people and they're talking to each other and saying something like do you have this, do you have that. तो आप ऐसे इसको इमेजिन करो दैट यू सेल वीट, ठीक है, आप वीट बेचते हो और मैं कपड़े बेचती हूँ, ओके। आपको कपड़े चाहिए और मुझे वीट चाहिए। आप क्या करोगे, आप मेरे पास आओगे, आई विल गिव यू वीट, यू गिव मी क्लोथ्स। मैं क्या करूँगी, आई विल गिव यू 2 टी-शर्ट्स एंड यू विल गिव मी 1 बैग ऑफ वीट। काम ख़त्म, पैसे का कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। तो जब दोनों पार्टीज़ को जो मिल रहा था, जो they can fulfill their needs, they can satisfy each other's needs just by exchanging things, then it is called double coincidence of wants. It is not necessary to have this coincidence in each and everything, okay. So this is very rare, that is why its name is coincidence, double coincidence of wants, okay. अब ज़रूरी नहीं है कि आज की सिचुएशन में ये हर जगह लागू हो, है ना। ज़रूरी नहीं है, आप कहीं ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू अ ग्रोसरी शॉप और वहाँ पे आप कहो कि आई सेल शूज़, आई एम अ बिजनेस मैन, आई सेल शूज़ एंड यू कैन गिव मी दीज फूड्स, आई विल गिव यू अ पेयर ऑफ शूज़। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, यू यूज़ मनी। तो मनी क्या हुआ, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, इट्स अ मीडियम ऑफ exchange, exchanging things. So this is the simple definition of what is money. Money is a medium of exchange. Now let's move further. What is a check and what are demand deposits? Now check is actually a piece of paper instructing amount of money, any amount of money given to a certain person in whose name the check is being issued. For example, if I am giving fees to my school, मैं अपने स्कूल को फ़ीस भेज रही हूँ चेक के थ्रू, तो मैं चेक पे लिखूँगी टू डू दिस स्कूल और ये इतने पैसे भेज रही हूँ। तो व्हाट आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग द अमाउंट दैट इज़ टू बी इशूड इन द नेम ऑफ विच एवर पर्सन, ठीक है, उसका नाम लिखूँगी ऑर्गेनाइजेशन का और जिसको भेज रही हूँ वो लिखूँगी, राइट। तो चेक क्या है, एक्चुअली एक पीस ऑफ पेपर ही तो है। अगर उसमें कुछ भी ना हो तो इट्स एक्चुअली एक पीस ऑफ पेपर जिस पे हम अमाउंट लिख रहे हैं in the name of the authority in which we want to send it, ठीक है। You can see a more specific definition in your book also. अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि बैंक क्या होता है, ठीक है। आपने सबने सुना है बैंक, और सबके मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर सेविंग्स गिवन इन बैंक, राइट, ATMs एंड बैंक्स एंड एवरीथिंग। तो ये बैंक जो चलते हैं इसमें हम जब अपना पैसा डालते हैं तो हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप उसमें 100 रुपये अपने बैंक में दे रहे हो तो आप उन 100 रुपये को कभी भी निकाल सकते हो ना, कर सकते हो ऐसा या नहीं कर सकते। तो आप उन पैसों को कभी भी निकाल सकते हो। इसीलिए दीज डिपॉजिट्स दैट यू आर मेकिंग इन योर बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, बिकॉज दीज डिपॉजिट्स कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम। आपकी मर्ज़ी, आप उसे कभी भी निकाल सकते हो अपनी डिमांड पे। दैट इज़ वाई the money that you are issuing in your bank, the deposit that you are keeping in your bank is a demand deposit. Fine, clear to clear. Next हम आते हैं terms of money पे। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी हम terms of money पे जाते हैं। terms of money क्या होता है, आपको पता है कि एंशियंट टाइम में मनी अलग चलता था और अब अलग चलता है। पहले के समय में जो मनी यूज़ होता था दैट वाज गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन चलते थे ना, ब्रॉन्ज कॉइन्स, और कभी कभी बार्टर सिस्टम भी होता था कि कैटल या वीट को एक्सचेंज कर देते थे फॉर वट एवर दे नीड। पर अब ये सब नहीं है। अब क्या चलते हैं एज अ करेंसी, वी हैव मनी, वी हैव पेटीएम, वी हैव क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वी हैव ऑनलाइन बैंकिंग, एवरीथिंग, ओके। पर अब हम ये बार्टर सिस्टम नहीं चलाते, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द टर्म्स ऑफ मनी, द एंशियंट एंड मॉडर्न टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद हम चलते हैं what does bank how does bank earn and how does RBI work.
एंड व्हाट आरबीआई एक्चुअली डज। आरबीआई आपको पता है सबको क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर बैंक जो हमारे देश में है दैट इज़ बीइंग ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। एंड व्हाट इज़ आरबीआई? आरबीआई इशूज़ मनी इन आवर कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी कंट्री में जितना भी पैसा इशू हो रहा है, जो इंडियन रुपी करेंसी चल रही है, वो किसके बिहाफ पे चल रही है? आरबीआई उसको चला रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब ये तो आपका हो गया आरबीआई क्या काम करता है। अब आरबीआई है क्या आपको तो पता चल गया। अब आरबीआई काम क्या करता है? बैंक्स होते हैं, है ना, बैंक्स क्या करते हैं? आपका पैसा रखते हैं, उस पर इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं। मतलब आपने अगर अपना पैसा बैंक में जमा कर रखा है 100 रुपये, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं वो। कब आप बाद में देखोगे तो 150 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 250 हो जाएंगे, तो वो आपका पैसा बढ़ाते रहते हैं, है ना। और अगर आप लोन लोगे बैंक से तब भी वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे कि आपने अभी तो मेरे से 2000 रुपये का लोन लिया है, पर अगले साल आपको मुझे 3000 रुपये वापस करने होंगे क्योंकि 1000 रुपये का इंटरेस्ट है ना। तो अब बैंक जो ये सब काम करता है, किसी की तो निगरानी होनी चाहिए इस पर, नहीं तो बैंक तो अपनी मनमर्जी चलाते रहे। कैसे? अगर कोई गरीब इंसान है, ठीक है, अ वेरी वेरी पुअर पर्सन, एंड ही वांट्स अ लोन ऑफ 50,000 रुपीज़, पर बैंक को पता है कि ये इतना गरीब है, ये हमारे पैसे कभी लौटा ही नहीं पाएगा, तो क्या बैंक उसे लोन देगा? बैंक उसे लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक तो सोचेगा भाई हमारे पैसे डूब जाएंगे, हम तो नहीं दे रहे। तो आरबीआई यही इंश्योर करता है कि बैंक सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन्स ना दे, गरीब दे शुड गिव लोन्स टू इवन द पुअर पीपल। गॉट इट? आरबीआई सुपरवाइजेज, आरबीआई के 3 फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, इट सुपरवाइजेज द बैंक्स, कि बैंक कोई गलत काम ना करे, बैंक करप्शन वाले काम ना करे। दूसरा, बैंक सिर्फ अमीर लोगों को लोन्स ना ले, बैंक शुड गिव लोन्स टू ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट ओनली द रिच वंस। thirdly, बैंक शुड नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आपको अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने मेरे से 50,000 रुपये का लोन मैंने लिया तो मैं अगले साल आपको 1,00,000 रुपये दूँ। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, 2%, 3%, 1%, उस ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो हर साल, हर महीने, हर वीक बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं हर बैंक के लिए। अगर कोई इस गाइडलाइंस को तोड़ता है तो वो सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई है। ठीक है, ये तो हो गए भाई आरबीआई के काम। अब हम चलते हैं बैंक कैसे काम करता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ से पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, है ना, उसकी 2 जगहें हो सकती हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अब देखो, जब हम अपने किसी रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर या फ्रेंड किसी से भी लोन लेते हैं कि भाई मुझे 10 रुपये दे दे, मुझे आज कुछ काम है, मुझे 30 रुपये दे दे, मुझे कुछ काम है, मुझे 2,500 रुपये दे दे, मुझे 1,00,000 रुपये दे दे, 10 लाख रुपये दे दे, कितने भी ले लिया आपने, है ना, तो वो हो गए इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, वो आपने इनफॉर्मल लिया है। ठीक है, आपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं किया 10 रुपये लेने के लिए, 30 रुपये लेने के लिए, कहीं आपने साइन नहीं किया कि मैं 30 रुपये लौटा दूंगा, नहीं। पर जब आप बैंक से लोगे तो बैंक आपकी लोन का हर एक डॉक्यूमेंटेशन कराएगा, हर एक डॉक्यूमेंटेशन। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप कहाँ काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, बच्चे कितने हैं, हूज योर स्पाउस, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट, अब आ जाओ तुम, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। किस टर्म पे आपको क्रेडिट मिल सकता है, आपको लोन क्यों दे कोई बैंक। ठीक है, क्यों दे कोई बैंक? पहले तो क्योंकि ये बैंक का काम है, उसे लोन देना पड़ेगा, पर वो आपको क्या दे, आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हो कि आप जो मुझे पैसा दे रहे हैं मैं उसे वापस कर दूंगा। फर्स्ट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है आपका कोलैटरल। ठीक है, वो तो हम अभी बाद में करेंगे, वो काफ़ी सिस्टमैटिक टॉपिक है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी मैं वो 4 यहाँ पे लिख भी दूँगी। ओके, पहले तो हम बात करते हैं कि ये बैंक जब कोई खोलता है तो खोलता ही क्यों, उसे अर्न कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पैसे कैसे कमा रहे हो बैंक से। बैंक क्या करता है, समझ लीजिए कि बैंक के पास 100% मनी है। ठीक है, 100% में से 85%
जिन लोगों ने मनी डिपॉजिट कर रखा होता है ना, वो मनी हमेशा लोन के लिए जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू सी माई हैंड्स, this represents 85% of your money that you have deposited in the bank and this represents the rest 15%. अब ये जो आपने इतने सारे लोगों ने जो वहाँ मनी डाल रखा होता है, वो 85% मनी तो लोन्स के लिए रखा होता है, लोन्स के लिए ही रखा होता है कि वो मनी तो है ही नहीं बैंक में. क्यों ऐसा? अब सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को अपने पैसे निकलवाने होंगे तो कैसे निकलेगा जिसने अपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं? ऐसा नहीं होता. एक दिन पे ही सारे लोग अपने पैसे निकालने थोड़ी ना आ जाएंगे. ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरे देश की जनता अपना SBI बैंक से आज ही सारे पैसे निकालेगी. ऐसा नहीं होता. तो 85% ऑफ द मनी इज़ केप्ट फॉर लोन्स. आप ही का पैसा आपने जो डिपॉजिट कर रखा है वो 85% लोन्स के लिए रखा हुआ है, और जो 15% है वो इमरजेंसी के लिए रखा है, क्योंकि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप कभी भी विड्रॉ करने आ गए. ठीक है. अब ये जो 85% इन्होंने लोन्स के लिए रखा है, इसको तो ये लोग लोन में दे देंगे, है ना. आप जो पैसा डिपॉजिट करके रख रहे हो, आप जब उस पैसे को निकालोगे तो उस पर भी तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना. वो पैसा भी तो बढ़ना चाहिए. तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय विच योर मनी विल इंक्रीज एज कंपेयर्ड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल चार्ज ऑन लोन्स विल बी लेस. क्यों? सोचो कि आपने अपने बैंक में 100 रुपये जमा कर रखे हैं, ठीक है, और बैंक ने किसी को 100 रुपये लोन दे रखा है. वैसे देते नहीं है 100 रुपये का लोन, बट स्टिल 100 रुपये का लोन दे रखा है. ठीक है. आपका 100 रुपये एक साल में 200 रुपये होएगा, और उसको एक साल में 250 रुपये वापस करने होंगे. समझ रहे हो? उसको एक साल में 250 रुपये वापस करने. क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिटर्निंग ज़्यादा होगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से. और आपके 200 थे, इसके 200 थे, बराबर हो गए, है ना, बराबर हो गए. पर जो बीच में जो ये 50 रुपये इसने ज़्यादा दिए, वो क्या हो गया? वो बैंक की इनकम हो गई. ठीक है. इट इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. 100 रुपये आपने जमा करे हुए थे, आपके एक साल बाद 100 रुपये 200 रुपये हो गए. उसने 100 रुपये का लोन लिया हुआ था, उसके 200 उसको अगले साल 250 रुपीज़ देने हैं. अब आप क्या करते हो? एक साल बाद आप आते हो, भाई मुझे मेरे 200 रुपये वापस करो, मुझे जल्दी इमरजेंसी में चाहिए. तो ये क्या करेंगे? ये 200 रुपये आपको दे देंगे. ये 200 रुपये इसके निकाल के जो इसने अपने लोन से वापस किए वो आपको दे देंगे. ठीक है. और जो 50 रुपये इनके पास बच गए, ये उनकी इनकम हो गई. Got it? This is the way bank works. The rate of interest that they give to the depositor is way less than the rate of interest they charge on the person who has taken loan. And the change that comes in between is the bank's income. ठीक है? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं. Let me just rub it. ठीक है. अब ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस. इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिख देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. इट्स लाइक सेल्फ सफिशिएंट थिंग. सब कुछ लिखा हुआ है इसमें. फाइन. पॉज द वीडियो. अब आपके क्या होते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट? ठीक है. व्हाट आर योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट? Terms of credit are interest rate, the interest rate, the documentation, collateral and mode of payment. Sorry for the handwriting. Interest rate, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल एंड मोड ऑफ पेमेंट. ओके. अब व्हाट इज़ दिस टर्म्स ऑफ क्रेडिट? आपने लोन लिया, ठीक है. आपने नहीं, चलो मैंने लोन लिया, मैंने किसी बैंक से लोन लिया. वो मेरे पास आते हैं कि आपकी क्या गारंटी है आप हमारा लोन सूद समेत वापस कर दोगे? क्या गारंटी है? उसके लिए वो मुझसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाएंगे. तो ये क्या हो गया? ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन हो गई मेरी. ठीक है, कि आप हमारा पैसा इस टाइम तक वापस कर देंगे, साइन कीजिए. एक बार मेरे सिग्नेचर हो गए,
आई कैनॉट बैक आउट फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कोलैटरल। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब अगर मैं आपका पैसा किसी वजह से वापस नहीं कर पाती हूँ तो मेरी ये गाड़ी और मेरा ये घर और मेरा ये दूसरा घर या कुछ भी आप ले लो, आप सीज़ कर लेना, फिर आप ये बैंक का हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं किसी भी तरह से आपका पैसा वापस ना कर पाऊँ तो मैं अपनी गाड़ी आपको दे दूँगी, आप उसे सीज़ कर लेना, ठीक है। या फिर आप मेरा घर सीज़ कर लेना, या फिर आप मेरी कैटल सीज़ कर लेना, कुछ भी जो मेरा एसेट है, जो मेरे लिए मेरा एसेट है वो मैं आपको दे दूँगी। दिस इज़ द कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी हो गई हमारी, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इंटरेस्ट रेट, उस डॉक्यूमेंटेशन में ये भी लिखा होता है कि मैं किस इंटरेस्ट रेट से आपको पे करूँगी, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट होगा 2%, 3%, और इसी इंटरेस्ट रेट से मैं आपको पे करूँगी, इतने साल का टर्म होगा, ये सब होगा, जो भी वो सब डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड आ गया आपका मोड ऑफ पेमेंट, मैं किस तरह से आपको पे करूँगी वापस। विल इट बी इन कैश, विल इट बी इन चेक, राइट। किस मतलब व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट, दैट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट दैट यू डू एट द टाइम ऑफ योर Amazon or Flipkart or Myntra or any other kind of delivery, right? What is the mode of payment? Cash, check, online, whatever, ठीक है। तो ये हो गए आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलीव मी, इट हैज़ कम इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड उसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, 2 मार्कर क्वेश्चन था, और ईच पॉइंट के हाफ मार्क थे, 1 मार्क थे, ठीक है। इन दो का 1 मार्क था, हाफ मार्क ही बांट लो, हाफ 2 नंबर के थे, ठीक है। और ये आता है, ये वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं, इवन ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, और जनरली ये बैंक वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है या 3 मार्क्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम देखते हैं डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर एबल टू सी दिस, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट माइंड मैप। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। पहली बात तो फॉर्मल सोर्सेज में हमेशा RBI देखता रहेगा। मैंने क्या बताया था, इनफॉर्मल सोर्सेज कौन होते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब फ्रेंड्स रिलेटिव्स के ऊपर तो RBI देख नहीं सकता, क्योंकि RBI तो सिर्फ बैंक्स को देखेगा ना, कोऑपरेटिव्स को देखेगा। तो इस फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में हमेशा RBI का सुपरविजन रहेगा, पर इनफॉर्मल सोर्सेज में नहीं है। फॉर्मल सोर्सेज में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज कम रहेगा, ठीक है। और इनफॉर्मल सोर्सेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। आपने कई बार सुना होगा कि जो वो होते हैं फार्मर्स, दे सुसाइड। वाई डू दे कमिट सुसाइड? बिकॉज वो अपना लोन वापस नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने किसी ज़मींदार से ले लेते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इतना ज़्यादा, है ना। दैट इज़ वाई डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मल सोर्सेज में ज़रूरी होती है, यहाँ ज़रूरी नहीं होती। हाँ भाई, इसको तो हम इतने साल से जानते हैं, पैसे दे दो, वो होता है। यहाँ पे कोलैटरल होता है, आपको देना पड़ेगा अपनी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को, यहाँ पे नहीं होता। एग्जाम्पल दे दो बैंक्स और यहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, if you haven't taken it. Fine. Now, most of the chapter has been completed and I will not leave you right now. I'll complete the full chapter. Fine. So हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, बस लास्ट पार्ट जो आपके चैप्टर का बचा हुआ है, दैट इज़ दिस, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, नाउ दिस थिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन इफ़ यू आर ऑप्टिंग टू टेक ह्यूमैनिटीज़ इन क्लास 11, ये तब भी काम आएगा इकोनॉमिक्स वालों को, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? एक्चुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शॉर्ट फॉर्म है SHGs, और इसको स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश में बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ओके, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस started the first self-help group named as Grameen Bank. It is given in the last page of your chapter, just before the question answers or that 1 mark tick tick वाले, ठीक है। तो SHGs होते क्या हैं?
SHGs are actually group of 15 to 20 women who collect their savings. अगर उनके पास सेविंग है 25 से 100 रुपये तक की जितनी भी सेविंग है वो उसे कलेक्ट करती हैं, ठीक है. 15 से 20 विमेन कलेक्ट होती हैं और वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करती हैं और उन सेविंग्स को कलेक्ट करके अपने गांव के कुछ लोगों को, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन रूरल एरियाज़, अपने गांव के लोगों को स्मॉल लोन्स देती हैं, ठीक है, लोन देती हैं. अगर कोई गांव वाला लोन वापस नहीं करता तो उसे बहुत सीरियसली लिया जाता है और गांव में ये छोटे छोटे लोन्स होते हैं ये गरीब लोगों में दिए जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग बैंक तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि बैंक वाले भी ऑब्वियसली उनको लोन देने से थोड़ा तो झिझकेंगे ही, है ना. अब 2-3 साल के बाद जब इनका ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, काफ़ी ऐसा हो जाता है कि चलो ये तो काम अच्छा कर रहे हैं, है ना, तो इनको रिकॉग्निशन मिल जाता है किसी बैंक से. कोई बैंक इनको कहता है कि हाँ आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम अब आपको लोन देंगे, हम अब आपको अपनी तरफ से एट अ वेरी लो इंटरेस्ट लोन देंगे और अब आप इस लोन का इस्तेमाल अपने एरिया में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, व्हाटएवर यू वांट टू मेक उसके लिए यूज़ करो, ठीक है. तो इससे क्या होता है आप देखो ना, इससे एक बेनिफिट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये विमेन के लिए है, इसीलिए इट गिव्स विमेन एम्पावरमेंट, राइट. इट प्रमोट्स विमेन एम्पावरमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज. एंड व्हेन विमेन कलेक्ट they can discuss the matters like domestic violence, right. They can discuss the matters of small, अब देखो रूरल एरियाज़ में they can just collect and discuss matters more than just loans, right. कि they are having domestic violence, they can collectively go to a NGO, they can start a NGO, they can start a small school, primary school, whatever. तो it is a good start. ओके. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सबसे बड़ी बात है इट मेक्स विमेन इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, एम्पावर्ड एंड लाइक दे बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, राइट. और इसकी बातें ये हैं कि ये एक सेल्फ एंडेड ग्रुप है. जो भी पैसा आता है वो वापस आता है एट अ वेरी लो इंटरेस्ट और उसको वो फर्दर अपने गाँव की खुशहाली में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आता है ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में, तो ये पॉइंट्स इंक्लूड करना. और भी पॉइंट्स हैं, इफ़ यू वांट आई कैन अपलोड वन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड डोंट गेट इनटू अ शॉक, द फुल चैप्टर इज़ कंप्लीट. बहुत इजी चैप्टर था. अगर आप बैठ के इसको इतना भी पढ़ लोगे तो यू विल डू दिस चैप्टर. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है. तो इफ़ यू लाइक द चैनल then do subscribe, hit the bell icon and comment down below how's the video, and do not forget to share it with more and more friends, and stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you so much.